अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे बिथानिकोल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें सेंटेंस क्या कहा जा रहा है कि बिथानिकोल इज़ एन अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोमाइल ईस्टर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एसिटाइल कोलिन इन विच द एसीटेट इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोमेट एंड द कोलिन इज मिथाइलेटेड। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना होगा। देखें, आपको ये दिख रहा है एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्रुप हमारे पास है ये पूरा, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एसीटेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ये क्या है? कोलिन है। एन के साथ CH3 3 बार लगा हुआ है और हमारे पास ये थाइल, ठीक है। तो ये क्या है? कोलिन। अच्छा, कोलिन और एसीटेट ग्रुप मिलके क्या बना? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास, इसको जहन में रखिएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास हम क्या पढ़े? बिथेनिकोल पढ़े। तो बिथेनिकोल में देखें ये जो कोलिन ग्रुप था, कोलिन मैंने कहा था ना, ये कोलिन ग्रुप है पूरा, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या था? कोलिन ग्रुप। अब इस कोलिन ग्रुप में क्या किया जाएगा? इस कोलिन ग्रुप में यहाँ पर एडिशन किया जाएगा CH3 का, यानी कि इस कोलिन ग्रुप को क्या कर दिया गया? मिथाइलेट कर दिया गया। इसमें एडिशन किया गया मिथाइल ग्रुप का, यानी कि मिथाइलेशन हो गई, ठीक है। एक चेंज ये हो गया। सेकंड चेंज क्या किया गया एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में? ये किया गया कि जो एसीटेट ग्रुप था, यानी कि एसिटिक एसिड था ना, एसिटिक एसिड, उसकी जगह क्या कर दिया? कार्बोमिक एसिड, ठीक है। मैं पीछे को छोटा करती हूँ, आप साफ दिखेगा, ठीक है। ये क्या है? कार्बोमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर CH2 है ना, यहाँ CH3 है। दो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन के ही स्ट्रक्चर में दो चीज़ें चेंज की गई। एक, कोलिन के ग्रुप में क्या किया गया? CH3 का एडिशन किया गया। सेकंड चीज़ क्या की गई कि एसिडिक एसिड को हटा के कौन सा एसिड लगा दिया गया? कार्बोमिक एसिड कर दिया गया, लगा दिया गया यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है कि लिखा हुआ है, हैंस इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज बाय एसिटाइल कोलिन स्टीरेज ड्यू टू एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोमिक एसिड ऑल्दो इट इज़ इनएक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलाइसिस बाय अदर एस्टरेसेस। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें जो पिछले लेक्चर पढ़ा था उसका हल्का सा रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? जब हमारे पास एसिड जो एसिटाइल कोलिन होता है बनता है किस तरीके से, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल यानी कि क्या था? एसिटिक एसिड था, और कोलिन क्या था? हमारे पास एक अमाइनो अल्कोहल था, ठीक है। अच्छा, यानी कि अल्कोहल था, ठीक है। अमाइनो अल्कोहल और हमारे पास एसिटिक एसिड मिला, यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड है। जब एसिड और अल्कोहल मिलता है तो क्या बनता है? बॉन्ड जो बना वो कौन सा बॉन्ड था? ईस्टर बॉन्ड था। एसिड और अल्कोहल के मिलने से कौन सा बॉन्ड बना? ईस्टर। और इसके हमने इस प्रोसेस को क्या कहा? एस्टरिफिकेशन का। क्या कहा? एस्टरिफिकेशन। और इसको तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा है बॉडी में? एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम क्या करता है? सिर्फ उन्हीं को तोड़ पाएगा जिसके जो किससे मिलकर बने हुए, जिनमें एसिटिक एसिड है और क्या है? कोलिन है, ठीक है। उनको तोड़ पाएगा, ठीक है। तो अब एसिटाइल कोलिन को देखें, एसिटाइल कोलिन, एसिटिक एसिड भी है, कोलिन भी है, तो इसको ही तोड़ पाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अब देखें बिथेनिकोल का स्ट्रक्चर। बिथेनिकोल का स्ट्रक्चर किस तरीके से? उसमें भी एक एसिड है, ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर को ही मॉडिफिकेशन करके बिथेनिकोल बनाया गया, ठीक है। उसमें भी एसिड है, लेकिन एसिड कौन सा? कार्बमिक एसिड, कार्बमिक एसिड, ठीक है। और क्या था बिथेनिकोल में? हमारे पास कोलिन वही था, लेकिन कोलिन में एडिशन किया गया था CH3 का, यानी कि कोलिन कैसा हो गया था? मिथाइलेटेड कोलिन, ठीक है। तो यानी कि एसिडिक एसिड, एसिड और अल्कोहल दोनों के मिलने से दोबारा बॉन्ड बना एस्टर, यानी कि एस्टरिफिकेशन अब भी हुई है, लेकिन एसिड बदल गया, ठीक है। तो हमारे पास देखें, अब ये एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम है, तो मेरा सवाल होगा एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम क्या इस बॉन्ड को, यानी कि इस मिथेनिकोल को तोड़ पाएगा बॉडी में? नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन स्टीरेस और ये मेरे पास कुछ और बना, कार्बमिक एसिड है, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास ये जो कोलिन था ये मिथाइलेटेड है, तो इसको नहीं तोड़ पाएगा, नॉट हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल अगली बात लिखी हुई, इट इज़ इनएक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलाइसिस बाय अदर एस्टरेसेस। अब एस्टरेसेस क्या? यानी कि वो एंजाइम जो कि क्या करें हमारे पास, देखें एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम तो एसिटाइल कोलिन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये एंजाइम है, बेसिकली ये एंजाइम एक किस्म का नहीं है। एस्टरेसेस यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे एंजाइम हैं, पूरी एंजाइम की फौज है जो कि क्या करती है? वो ईस्टर बॉन्ड पे हमला करती है, ठीक है। इसमें देखें ईस्टर बॉन्ड बना था ना, बिल्कुल बना था। देखिए बिथेनिकोल में हमारे पास क्या एसिड था? कार्बोमिक एसिड था। और क्या था हमारे पास? और हमारे पास कोलिन में मिथाइलेटेड ग्रुप अटैच था, यानी कि हमारे पास क्या था? ईस्टर बॉन्ड बना था, ठीक है। तो हमारे पास इसको ख़त्म करने के लिए बॉडी के पास और भी कई सारे एंजाइम है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास नॉन स्पेसिफिक स्टीरेस एंजाइम हो गए, ठीक है। सीडोकोलिन स्टीरेस एंजाइम हो गए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये बॉडी में और भी कई एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास एंजाइम कहाँ कहाँ होते हैं? बॉडी मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। अगर हम बात करें खून में, ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा में इसकी बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद होती है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारे पास ब्लड जो होता है बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें हिस्सा, एक हिस्से में क्या होंगे? सेल्स होंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। एक हिस्से में क्या है? जो लिक्विड हिस्सा है, तो लिक्विड हिस्से में सारे होते हैं एंजाइम होंगे ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? इसकी हाई अमाउंट मौजूद होती है एंजाइम की, ठीक है। इस तरीके से बात करें हम लीवर में इसकी काफ़ी अमाउंट मौजूद है, यानी कि बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास अब क्या होगा, ये जो तकरीबन एंजाइम होते हैं हमारे पास, ये बॉडी में तकरीबन एंजाइम नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये ड्रग जो बिथेनिकोल ड्रग हमने बॉडी में लिया है, ठीक है, इंजेक्ट किया है बॉडी में लिया है, तो ये तकरीबन 1 घंटे तक क्या होगा, हमारी बॉडी में रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 1 घंटा है, तकरीबन बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी में गया, अपना काम किया इसने, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ लग रहा है, ठीक है, अब ये रिसेप्टर पर लग रहा है, हट रहा है, लग रहा है, हट रहा है, ऐसा ना होता कि सेटअप पे लग के ब्लॉक किया रहेगा सेटअप को, नहीं, लग रहा है, हट रहा है, लग रहा है, हट रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंटिन्यू होता रहेगा प्रोसेस जब तक कि हमारे पास किडनी भी, हम जानते हैं कि क्या कर रही होती है, फिल्ट्रेशन कर रही है ना, हर मिनट में किडनी क्या कर रही है, हर मिनट में किडनी हल्का हल्का फोम को फिल्टर कर रही है, यानी कि किडनी कभी क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो किडनी है इस खून के ज़रिए इसके पास जो आ रहा है, तो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल क्या करिए, इस दवाई को निकाल रही है बॉडी से, ठीक है, यानी कि स्लो स्लो बॉडी से दवाई निकल रही है। तो जब तक हमारे पास ये ड्रग जो था बिथेनिकोल ड्रग के मॉलिक्यूल की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है, ठीक है, एक लगा रिसेप्टर से, हटा, दूसरा लग गया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अमाउंट मौजूद है, ठीक है, अब ये दूसरा लगा, तीसरा लग गया, ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा। लेकिन हमारे पास ये सिलसिला ख़त्म होने लग जाएगा जब हमारे पास ये जो ड्रग थी इसके आसपास, रिसेप्टर के आसपास, ये क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए, ठीक है। ये कम कैसे होगी, क्योंकि किडनी इसको निकाल रही है, खून के जरिए क्या करिए, खून को फिल्टर करिए, इस ड्रग को निकाल रही है बॉडी से, ठीक है, यूरिन से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास, अच्छा निकल रहा है, फिर हमारे पास ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास ये ड्रग बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 1 घंटा कंबाइंड रिजल्ट है हमारे पास किडनी की फिल्ट्रेशन रेट का और इस ड्रग की, हम बोल सकते हैं स्पेसिफिटी का, यानी कि ये ड्रग इतने वो नहीं है कि लगेंगे सेटअप और चिपक जाएंगे हमेशा के लिए, ये ड्रग इतने, हम बोल सकते हैं, अच्छे नहीं है, ठीक है, 1 घंटे में साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें कि जो स्ट्रेस एंजाइम है बॉडी में, ठीक है, ये भी, ये जो बिथेनिकोल ड्रग है ना, इस पर इतना मजबूत तरीके से काम नहीं करते, यानी कि ये भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही हल्का हल्का, बहुत ही, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोनिक एसिड लगाया गया और इसमें क्या क्या जो कोलिन ग्रुप था उसको मिथाइलेटेड कर दिया गया, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप का, जिसे हमने देखा, एडिशन किया गया, ठीक है। तो यानी कि एक भारी स्ट्रक्चर हो गया, इस पर हल्का हल्का ये एंजाइम काम करते रहते हैं, ठीक है, जो जब ये काम करते करते यानी कि ये भी तोड़ रहे हैं बॉडी से, बॉडी में इसको ये भी तोड़ रहे हैं, ठीक है, और किडनी भी क्या करिए, इसको क्या करिए, निकाल रही है बॉडी से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा गया है, इट लैक्स निकोटिनिक एक्शन ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप बट डज हैव स्ट्रॉन्ग मस्करानिक एक्टिविटी। क्या मतलब वो देखें, जैसे हमने इसमें क्या एडिशन किया, 2 एडिशन किया, बिथेनिकोल का आपने स्ट्रक्चर जहन में रखना है, ठीक है। एक तो हमने क्या किया, कार्बोनिक एसिड लगाया, सेकंड हमने क्या किया, कोलिन ग्रुप के अंदर क्या किया, मिथाइल ग्रुप अटैच किया, यानी कि कोलिन ग्रुप को क्या कर दिया, मिथाइलेटेड कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ हो गई। अब यानी कि हमने देखिए लिखा हुआ है ड्यू टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, जब हमने एडिशन किया मिथाइल ग्रुप का, ये तो कार्बोनिक एसिड हमने एसिटिक एसिड की जगह रिप्लेस किया ना, हमने एडिशन किस चीज़ का किया, हमने मिथाइल ग्रुप का एडिशन किया, हमने जो कोलिन का स्ट्रक्चर था उसमें क्या किया, हमने मिथाइल ग्रुप का एडिशन किया था, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप के एडिशन करने से हमारे पास क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर थोड़ा बल्की बन गया, थोड़ा हैवी बन गया, ठीक है। अगर हम देखें निकोटीन, ये फॉर एग्जाम्पल निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर होता है निकोटीनिक का, ये क्या थोड़ा शॉर्ट होता है, हम बोलते हैं थोड़ा अंदर से इतना डेंस नहीं होता, कम्पैक्ट होता है, एक शेप होती है, छोटी सी शेप होती है इसकी, ठीक है। अगर हम देखें मस्करानिक के, तो मस्करानिक का जो रिसेप्टर थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा गहरा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, और इसकी शेप ऐसी होती है कि बल्कि जो हमारे पास चीज़ बनी है, ठीक है, बिथेनिकोल बनाया, बल्कि सा स्ट्रक्चर हो गया इसका CH3 के लगने की वजह से, ये आराम से इसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ बल्कीनेस आ गया इसमें इसका, और इसका जो मस्करानिक का जो रिसेप्टर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। निकोटीनिक का थोड़ा हमारे पास छोटा स्ट्रक्चर है, रिसेप्टर है, ठीक है, तो इस पर ये फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बिथेनिकोल हमारे पास ड्रग है, इसकी जो एफिनिटी है, यानी कि किस पे काम करता है, ये मस्करानिक रिसेप्टर पे काम करता है। मस्करानिक जितनी भी टाइप में M1 M2 M3 M4 M5 सब पे काम करेगा, ठीक है, केमिकल लेवल पे देखें, ठीक है। लेकिन अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें बेसिकली कि किस पे अच्छे से काम करेगा, तो बेसिकली ये काम अच्छे से करते हैं M3 पे, ठीक है, यानी कि M3 पे इसके लगने की एफिनिटी वो बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर मस्करानिक रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड एक और चीज़ हमारे पास के जो ये स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं, बेसिकली हमारे पास, अब इमेजिन करें फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारे पास बॉडी में बहुत सारी बिथेनिकोल ड्रग आ गई, ठीक है। अब बॉडी में बहुत सारी बिथेनिकोल ड्रग आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, ठीक है, अब इसकी बॉडी में क्या है, बहुत सारी बिथेनिकोल ड्रग है।
तो ये सिलेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक थेराप्यूटिक डोज पर तो ये सिलेक्टिविटी दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ मस्कुराने पे काम करे, लेकिन अब डोज की भरमार है, बिथानिकोल भरमार है, बिथानिकोल ड्रग के मॉलिक्यूल बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो निकोटिनिक का हल्का सा यानी कि छोटा सा स्ट्रक्चर है रिसेप्टर का, ठीक है, जो कि इतना इसमें ये पैक भी नहीं हो पा रहा बल्कि वाला, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हल्का हल्का, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, बिथानिकोल बहुत सारे हैं, तो बिथानिकोल मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल हैं वो रिसेप्टर के आसपास भी ऐसी बात है, बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो टकराएंगे, इससे टकराएंगे यानी कि प्रेशर हो रहा है, ठीक है। एक वक्त आएगा एक मॉलिक्यूल हल्का सा फिर बैठ जाएगा, यानी कि हमारे पास जब डोज हाई करेंगे बिथानिकोल की तो सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो मस्कुरानिक और हमारे पास निकोटिनिक दोनों पे बिथानिकोल लग जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इट्स मेजर एक्शन आर ऑन द स्मूथ मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर एंड द जीआई ट्रैक, इट हैज़ अबाउट 1 हावर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। 1 हावर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसने बताया कि मस्कुरानिक रिसेप्टर पर काम करता है, लेकिन अगर हम बात करें कौन से मस्कुरानिक रिसेप्टर की टाइप पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, यानी कि ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी है, वो है M3 रिसेप्टर, ठीक है। और M3 रिसेप्टर कहाँ होता है हमारे पास, हमारे जो यानी कि M3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें ज़्यादा क्वान्टिटी में कहाँ है हमारे पास, तो ये हमारे पास होते हैं हमारे ब्लैडर, ठीक है, और जीआई ट्रैक के जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनके ऊपर ये M3 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ब्लैडर और जीआई ट्रैक पर ये क्या करता है, अच्छे से काम करता है। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट पर मेजरली M2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका जो मेजर एक्शन होगा बिथानिकोल का M3 पर है, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या होंगे, इसका हल्का हल्का इफेक्ट होगा, यानी कि ना होने के बराबर, यानी कि हार्ट को भी हल्का से डिस्टर्ब करेगा और ये और क्या करेगा, हमारे पास बाकी जगहों में भी डिस्टर्बेंस करेगा, लेकिन बहुत ही हल्का, जैसे कि सलाइवेशन, थूक बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हल्का सा ना होने के बराबर इफेक्ट होगा, ठीक है। मेजर इफेक्ट कहाँ है, M3 रिसेप्टर के ऊपर। कौन सा M3 रिसेप्टर, जो कि ब्लैडर और जीआई ट्रैक पर है। M3 तो आंखों पर भी है रिसेप्टर, तो वहाँ भी इफेक्ट होगा नहीं, बिकॉज देखिए रिसेप्टर का अपना एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, उसकी एक बाइंडिंग एफिनिटी होती है, ठीक है। बिथानिकोल की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो M3 जो ब्लैडर के ऊपर है और जीआई ट्रैक के ऊपर है, उनके ऊपर आता है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ एक्शन, बिथानिकोल डायरेक्टली स्टिमुलेट्स मस्कुरानिक रिसेप्टर कॉजिंग इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटेलिटी एंड टोन। पहले तो ये क्लियर करें सेंटेंस समझने से पहले कि जीआई ट्रैक क्या होता है। जीआई ट्रैक यानी कि हाजमे का रास्ता, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा माउथ, ठीक है, और ये ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन हमारा एनस, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ओइसोफेगस है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जीआई ट्रैक खाना हजम होने का रास्ता यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ओइसोफेगस की बात करें, अपर ओइसोफेगस यानी कि ओइसोफेगस का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें यहाँ पर M3 का कोई खास रोल नहीं होता, ठीक है। हम बात करते हैं लोअर ओइसोफेगस से, ठीक है, यानी कि ओइसोफेगस का निचला हिस्सा, यहाँ से M3 रिसेप्टर यानी कि इनका किरदार शुरू होता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हर जगह इनका किरदार होगा, इनका रोल होगा M3 रिसेप्टर का, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एनएस पर ये इसको अलर्ट होगा। एनएस पर हमारे पास जब M3 रिसेप्टर पे आके हमारे पास लगेगा, ठीक है, वैसे एसिटाइलकोलिन आके लगता है, लेकिन अब हम बात करें बिथानिकोल की, ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ एसिटाइलकोलिन आके लग गया, ठीक है, तो उसके पास एनएस का जो एरिया होगा वो खुल जाएगा, यानी कि एक्सपैंड होगा। बाकी जगह पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। M3 के ऊपर जब आके लगेगा एसिटाइलकोलिन या बिथानिकोल वगैरह, ठीक है, तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, रिलैक्सेशन। अब यहाँ देखें अगली बात लिखी हुई है, इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटेलिटी एंड टोन। टोन का मतलब क्या होता है, मसल्स की बेस लाइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स हर वक्त कितना कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन की मसल्स हर वक्त एक मखसूस कॉन्ट्रैक्शन में होती हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होंगी, बिल्कुल ढीले होंगे मसल्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एटोनी बोलेंगे, यानी कि मसल्स बिल्कुल ढीले हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक मखसूस कॉन्ट्रैक्शन में हर वक्त होते हैं। फिर इसके बाद लिखी हुई है मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, हरकत करना। हमारे पास जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, एक मखसूस वेव की फॉर्म में हरकत करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि स्मूथ मसल हमारे पास क्या करते हैं, यानी कि एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन होती है, जिससे क्या होता है, खाना आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी बिथानिकोल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास M3 रिसेप्टर लगे हुए हैं। इस पर अगली बात लिखी हुई है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द डिट्रेसर मसल ऑफ द ब्लैडर whereas the trigone and the sphincter are relaxed. These effects increase voiding pressure and decrease bladder capacity to cause expulsion of urine. ठीक है, अच्छा ये बात समझे, हमारे पास जब M3 रिसेप्टर पर लगेगा, ठीक है, तो पूरा GQ प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होगा, ठीक है। GQ प्रोटीन, जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा एसिटाइलकोलिन वाले में कि GQ प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होगा, उसके आखिर रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास सेल के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ गई तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमारे पास डिट्रेसर मसल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। M3 रिसेप्टर पर जब आके लगेगा बिथानिकोल, तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो हमारे पास डिट्रेसर मसल था कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर
क्या होगा, रिलैक्स। हमारे पास इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन, यानी कि एक चीज़ जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस भी होगा लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये स्फिंक्टर रिलैक्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास स्फिंक्टर यानी कि यहाँ पर जो M3 रिसेप्टर है यहाँ पर जब आके लगेगा बिथेनिकोल तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के रिलीज़ होने से क्या हो जाएगा, ये जो मसल्स इसके हैं स्फिंक्टर के, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वॉइडिंग प्रेशर यानी कि जो यूरिन था इसमें वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट आउट होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ब्लैडर की कैपेसिटी थी दोबारा क्या हो जाएगी, हमारे पास ब्लैडर की कैपेसिटी कम हुई ना, ब्लैडर की कैपेसिटी, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि कैपेसिटी कम हुई। जब कैपेसिटी कम होगी यहाँ से मतलब यूरिन कहाँ होगा, आगे की तरफ पुश होगा, यूरिन यहाँ से एक्सपल्स हो जाएगा। बुक में लिखा हुआ है ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली ये यूरिथ्रल हमारे पास ओपनिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या है, हमारे पास एक रास्ता कहाँ जा रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पूरा जो ट्रायंगुलर हिस्सा बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगोन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बिथेनिकोल है, ठीक है, वो क्या करती है, इस ट्रिगोन यानी कि इस पूरे एरिया को क्या करेगी, यानी कि यहाँ जो पूरे मसल्स इनको क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। रिलैक्स क्यों करेगी, ताकि रास्ता खुल जाए और यूरिन जो है हमारे पास आगे की तरफ पुश हो सके। नेक्स्ट स्टडी है थेराप्यूटिक एप्लीकेशन इन यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट बिथेनिकोल इज यूज टू स्टिमुलेट द टॉनिक ब्लैडर। क्या मतलब, वो यूरोलॉजिक का मतलब होता है यूरिन से रिलेटेड, यानी कि जो यूरिन से रिलेटेड बीमारियां उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो बिथेनिकोल हमारे पास क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टॉनिक ब्लैडर का। टॉनिक ब्लैडर में यानी कि वो ब्लैडर जो फॉर्सेबली ब्लैडर, ठीक है, इसके जो मसल्स हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शन होने की एबिलिटी को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, यानी कि मसल्स क्या पड़ चुके हैं, ढीले, इसको हम बोलेंगे एटॉनिक, ठीक है। अच्छा, पार्टिकुलरली इन पोस्ट पार्टम और पोस्ट ऑपरेटिव किन किन सूरतों में ये होता है कि मसल्स ढीले पड़ जाएंगे हमारे पास ब्लैडर के, वो सूरतें कौन कौन सी हमारे पास, एक है पोस्ट पार्टम, सेकंड है पोस्ट ऑपरेटिव, थर्ड है थर्ड हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई कि अब हमारे पास बिथेनिकोल को तभी यूज़ करेंगे जब क्या हो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी टेंशन, यानी कि ऐसा ना हो कि जो यूरिन का रास्ता है इसमें कोई रुकावट हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई स्टोन वगैरह, ठीक है, तो फिर यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि बिथेनिकोल क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यूरिन आगे की तरफ पुश होगा, ठीक है। लेकिन अगर रास्ता ही क्लियर नहीं होगा तो यूरिन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए पोस्टमार्टम यानी कि हमारे पास क्या होता है, डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद हमारे पास जो ये मसल्स होते हैं हमारे पास, ये जो टेम्पररी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेल्विक एरिया या इसके नीचे वाले एरिया की अगर ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी वगैरह हो तो क्या होता है, यहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो टेम्परेरी शॉक में आ जाती हैं, कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी शॉक में आती हैं और पता ही नहीं चलता, यहाँ पर जो डिट्रेसर मसल है इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे पास यूरिन जो है काफ़ी हद तक फुल हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल शॉक में आ चुके हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास फिर जो सर्जरी वगैरह में क्या होता है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक है तो M3 रिसेप्टर ज़ाहिर सी बात है ब्लॉक है, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता हमारे पास कि ये जो ब्लैडर है ये इसमें काफ़ी हद तक यूरिन आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, बिथेनिकोल में ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट न्यूरोजेनिक टॉनी एज वेल एज मेगाकोलोन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो फॉर एग्जाम्पल डिट्रेसर मसल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है हमारे पास कि इन तक सिग्नल ही ना पहुँचे, जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या हो रहा था, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आ रहा होता है ना, ठीक है, क्या पता इस रास्ते में कोई मसला हो जाए, ठीक है, तो सिग्नल नहीं आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि क्या हो गया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से हम जानते हैं हमारी नर्व्स क्या होना शुरू हो जाती है, नर्व्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, सिग्नल नहीं आएगा फिर। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो कि सिग्नल भेज रहा था यहाँ पर, ठीक है, वो हिस्सा क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया, यानी कि यहाँ पर कमी होगी ऑक्सीजन वगैरह की, ठीक है, तो वो सही से काम नहीं कर रहा, तो सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि सिग्नल काफ़ी सूरतों में नहीं आ सकता। अब नहीं आ रहा तो क्या होगा हमारे पास, इसका इलाज क्या होगा, बिथेनिकोल क्या करेगा, बिथेनिकोल इस नेचुरल सिस्टम को बाईपास करेगा, खुद M3 पे आके लग जाएगा। नॉर्मली तो हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ़ोन के जरिए आएगा बस और यहाँ पर आके लग जाएगा। और अगर सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे से बात की हमने, इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक अटोनी एज वेल एज मेगाकोलन। मेगा मतलब बड़ा और कोलन मतलब आंत, ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, डायलेट। फॉर एग्जाम्पल लार्ज इंटेस्टाइन का पहला डायमीटर इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसकी काफ़ी वजह हो सकती हैं, क्या पता बचपन से ही जो नर्व्स होती हैं हमारे पास जो कि कॉन्ट्रैक्ट इसको वगैरह करने में हेल्प करती हैं, वो नर्व ही डैमेज हो, ठीक है, वो हो ही ना, शुरू से बच्चे के अंदर वो नर्व हो ही ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बड़े होकर कोई टॉक्सिन वगैरह है, कोई बीमारी वगैरह हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास ये मसला हो गया। या फिर यहाँ पर जो नर्व थी वो बड़े होकर डैमेज वगैरह हो गई, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह में होता है, ठीक है, तो काफ़ी वजह हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये नर्व वगैरह डैमेज हो गई, तो यानी कि जो इसकी मसल्स की जो इंटेस्टाइन के मसल्स की टोन थी वो टोन नहीं रही, इसको बोलते हैं अटोनी हो गया, ठीक है। तो जब यूरिन आगे नहीं बढ़ा, यानी कि जो यूरिन नहीं बोलेंगे फीसिस आगे नहीं बढ़ा, ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जो पेरिस्टाल्सिस थी, जो इंटेस्टाइन की अपनी एक टोन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। पेरिस्टाल्सिस यानी कि मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास फीसिस होगा वहीं रहेगा, ठीक है, वो यहीं रहेगा। जब वो यहीं रहेगा तो ये हिस्सा क्या आना शुरू हो जाएगा, डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेथानिकोल इस सूरत में क्या करता है, काम करता है। किस तरीके से काम करके रिसेप्टर पे आके लगेगा, टोन वगैरह को इंक्रीज़ करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस होगी हमारे पास। फिर क्या होगा हमारे पास, जो ये क्या हो जाएगा, आखिरकार एक्सपल्स बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सपल्स आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट हेडिंग हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट। बेथानिकोल कॉज द इफेक्ट ऑफ जर्नलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। जर्नलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन क्यों कहते हैं हमारे पास, क्योंकि ये जितने मस्कुरानिक रिसेप्टर उन पे काम करती है, ठीक है, और उनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। लेकिन ज़्यादा अच्छे से किस पे काम करती है, M3 पे, ठीक है। इसलिए हमने कहा जर्नलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अच्छा आगे लिखें, दीज इंक्लूड स्वेटिंग, सेलिवेशन, फ्लशिंग, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। अब ये क्यों ये जो कंडीशन लिखी वैसा क्यों होगा, क्योंकि स्वेटिंग अगर हम बात करें पसीने वाले ग्लैंड्स, उन पर क्या होता है, हमारे पास M3 रिसेप्टर होते हैं। जब ये दवाई जो बेथानिकोल जाके लगेगी यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड पर, तो क्या होगा हमारे पास, वो पूरा G2 प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होगा और आखिरकार क्या होगा, कैल्शियम का इंक्रीज़ बढ़ जाएगा। जब सेल में कैल्शियम का इंक्रीज़ बढ़ा तो इसके अंदर जो चीज़ें बन रही थी, केमिकल क्या बन रहा था, इसमें बन रहा था पसीना बन रहा था, स्वेट, तो वो निकलेगा, ठीक है। यानी कि स्वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सलेवेशन, इसी सेम वही बात होगी कि सलेवरी ग्लैंड क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, बिकॉज हमारे पास M3 रिसेप्टर पर लगेगा जाके, ये क्या करेगा, कैल्शियम का इंक्रीज़ होगा, वही सब कुछ, ठीक है। फ्लशिंग मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये खून की नालियाँ, ठीक है, खून की नालियों पे क्या होता है, M3 रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही बेथानिकोल यहाँ पर जाके लगेगा, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो होंगे ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज़ करेंगे। जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी तो हमारे पास इनका डायमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि खून के आने का डायमीटर बढ़ गया। एक तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि खून के आने का डायमीटर बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड चीज़ क्या होगी, फ्लशिंग हम कहते हैं कि लाल, चेहरा लाल हो जाएगा। चेहरा लाल क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए मैंने बात की कि खून की नालियाँ क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, BP डाउन हो गया, ठीक है। जब खून की नालियाँ रिलैक्स हो गई तो मतलब क्या, खून आने की जो अमाउंट थी ज़्यादा होगी, ज़्यादा जगह ज़्यादा खून आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे स्किन वगैरह, चेहरे की जो हमारे पास चेहरा है, फेस है, उसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो सुपरफिशियली होती हैं, यानी कि थोड़ा स्किन के करीब होती हैं। इसलिए यहाँ पर प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा कि चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। फिर नौसिया वाली कंडीशन होगी, एब्डोमिनल पेन वगैरह को, यानी कि यहाँ क्या है, मस्कुरानिक रिसेप्टर है, जब इनको एक्टिवेट किया जा रहा है तो ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखें, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोटेलिटी वगैरह बढ़ रही थी, यानी कि पेरिस्टाल्सिस बढ़ी, जब पेरिस्टाल्सिस बढ़ रही थी यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी, यानी कि जो वेव लाइक मूवमेंट होती है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो क्या हो गई थी, इंक्रीज़। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो अंदर चीज़ें थी वो जल्दी जल्दी आगे पुश हो रही थी ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। मोटेलिटी बढ़ गई यानी कि हरकत बढ़ गई, अब जल्दी जल्दी आगे पुश हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर ऑब्जर्व होने का मौका नहीं मिल रहा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, बंदे को डायरिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमें डायरिया लिखा है। और एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास मोटेलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, इसलिए हल्की हल्की पेट में मरोड़ महसूस होगी, ठीक है। नोज़िया क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टमक था, स्टमक का एसिड थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, और ये मोटेलिटी वगैरह इंक्रीज़ हुई, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास हमारे ब्रेन का जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए उल्टी वाली कैफियत हो सकती है। ब्रोंकोस्पाज्म, हमारे जो ब्रंकस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से एक और चीज़ भी होगी, जो बलगम वगैरह था वो भी, म्यूकस वगैरह वो भी बनना हाई हो जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए खतरनाक होगा बेथानिकोल जिनको पहले से क्या है, एस्थमा है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म, उनके लिए तो खतरनाक हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये इनके साइड इफेक्ट इतना नहीं होता। अगली बात देखिए, मैं एट्रोपिन सल्फेट में भी एडमिनिस्टर्ड टू ओवरकम सीयर कार्डियोवास्कुलर और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सेज टू दीज एजेंट, ठीक है। अच्छा हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल बेथानिकोल इस्तेमाल की गई, ये पर्सन था, ठीक है, इसको कहते हैं पहले से अस्थमा था, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि इसकी सांस की नाली बहुत ही तंग हो गई, सांस लेने बहुत मुश्किल हो रही है, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, इमरजेंसी, या फिर ऐसा कोई खतरनाक कंडीशन हो गई कि बेथानिकोल के इस्तेमाल करने से जो इसके साइड इफेक्ट थे वो बहुत खतरनाक होने लग गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बेथानिकोल को बॉडी से निकालना होगा, जाहिर सी बात यही करना होगा, क्योंकि बेथानिकोल क्या करिए, मस्कुरानिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एट्रोपिन का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि एट्रोपिन ऐसी ड्रग है जो कि हमारे पास एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट यानी कि इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, यानी कि रिसेप्टर पर जाके लगती है, ये रिसेप्टर पर जाके लगेगी मस्कुरानिक पर, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उस रिसेप्टर की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है, यही काम करती है। जितनी बॉडी मस्कुरानिक रिसेप्टर उनको क्या करेगी, ये ऑक्यूपाई करेगी, वो ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, बेथानिकोल को रिसेप्टर से हटा देंगे, ठीक है, बेथानिकोल को हटा देंगे, एट्रोपिन ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ऐसे अब ये याद रखिएगा कि एट्रोपिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना रिसेप्टर से, वो एसिटाइल कोलिन और बेथानिकोल दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि रिसेप्टर पर जाकर लगती है और अच्छी तरीके से क्या करती है, रिसेप्टर को कवर कर लेती है, अच्छी तरीके
से क्या कर लेगी, ढांप लेगी, ठीक है। और ये बॉन्ड जो होता है एट्रोपिन का, ऐसा नहीं कि चिपकी रहेगी, रिवर्सिबल होता है, यानी कि हट रही लग रही है। एक तरीका ये भी होता है कि बॉडी क्या करेगी, इसको हल्का हल्का निकाल रहा है, ऐसे निकाल रही है, ठीक है, बॉडी निकाल देगी। या फिर अगर अब इसको भी खत्म करना है, इसको निकालना है बॉडी से, तो क्या करेंगे, तो भाई ये करेंगे कि हम करेंगे एसिटाइलकोलिन की अमाउंट को बढ़ाएंगे आसपास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन अगर एक लगा हुआ है रिसेप्टर पर, तो क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन की बहुत सारी अमाउंट को बढ़ा देंगे। जब एसिटाइलकोलिन बहुत सारा होगा तो क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन इस एट्रोपिन को धक्का देगी रिसेप्टर से और खुद आके लग जाएगी, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन की अमाउंट भाई कैसे बढ़ाएं, अब इसकी अमाउंट किस तरीके से बढ़ाएंगे, जो एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला, एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम, उस एंजाइम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे दवाइयों के जरिए, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन वगैरह के जरिए क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब वो एंजाइम ब्लॉक हो गए तो एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एसिटाइलकोलिन यहाँ पर लगेगी और एट्रोपिन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो पूरा ये तरीकाकार हो गया, ठीक है।